हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो जहां से हमने लास्ट क्लास में खत्म किया है वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती हो, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट में पास एंड इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी पास। और इसका रीजन भी हमने जाना था कि कंडक्टर्स के पास लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, या दूसरी टर्म में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब किसी कंडक्टर को के दोनों एंड्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उस कंडक्टर में मौजूद लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जब किसी सब्सटेंस के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या चार्ज फ्लो करता है, तो ऐसे केस में उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि कंडक्टर्स के पास लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में कैपेबल होता है। और इंसुलेटर्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में वो कैपेबल नहीं होता है। अब अगर हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो देखो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंडक्टर्स तो वो सब्सटेंस है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस है जिनके अंदर चार्ज कहीं भी घूम सकता है। जैसे इस रूम के अंदर एक फ्लाई या एक मॉस्किटो किसी की बात करें, तो वो इस रूम में कहीं पे भी आ जा सकती है, कहीं पे भी घूम सकती है। यहाँ का एनवायरमेंट, रूम का जो एनवायरमेंट है वो उसे अलाउ करता है कि वो कहीं पे भी घूम सकती है। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज कहीं भी आ जा सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है कंडक्टर्स के अंदर। लेकिन इंसुलेटर्स किस तरीके से होते हैं? जैसे मान लो हम किसी दलदल में फंस गए, तो हम उस दलदल में मौजूद तो हैं लेकिन हम कहीं भी आ जा नहीं सकते, हम वहां पे स्टक हो गए, फिक्स हो गए, अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकते। तो चार्ज तो कंडक्टर के पास भी होता है, चार्ज इंसुलेटर के पास भी होता है। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो एक इंसुलेटर है, क्योंकि ऑक्सीजन गैसियस सब्सटेंसेस में आती है और गैस जो होती है वो इंसुलेटर्स होती है। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब चार्ज तो ऑक्सीजन के पास है लेकिन वो कहीं भी आ जा नहीं सकता, फिक्स है, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब वो जहां पे वहीं पे रहेंगे, मूव नहीं कर सकते। लेकिन Fe की बात करें तो Fe का एटॉमिक नंबर है 26, इसका मतलब उसके पास 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 26 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो ये जो 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवेबल है, क्योंकि इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप ही बिना किसी एनर्जी के अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं एटम के अंदर या पूरे सब्सटेंस के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स किसे कहेंगे? जिनके अंदर चार्ज कहीं भी आ जा सकता हो, मूव कर सकता हो, उसे बोलेंगे कंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर, उसके पास भी चार्ज होता है लेकिन वो फिक्स होता है, वो कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस है जो हमें ध्यान में रखना है। अब चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है वो समझ लेते हैं। कल हमारा ये टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, जब मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दूंगा, जैसा मैंने चार्ज दिया, तो क्या कंडक्टर चार्ज को ले लेगा? बिल्कुल डेफिनेटली। अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो वो चार्ज को ले लेगा, डेफिनेटली ले लेगा। और अगर मैं किसी इंसुलेटर को चार्ज देता हूं तो क्या वो लेगा? जब कंडक्टर को चार्ज देते तो कंडक्टर तो चार्ज लेता है, डेफिनेटली लेता है। इंसुलेटर को चार्ज देंगे तो इंसुलेटर भी चार्ज को लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, अगर हम बलून जो रबर का बना होता है उसको अपने सर से रब करते हैं, तो रब करने के बाद क्या होता है, उसको किसी दीवार पे रखते हैं तो वो दीवार से चिपकने लगता है, दीवार से अट्रैक्ट होके उससे चिपकने लगता है।
तो इसका मतलब जरूर उस बलून पे कोई चार्ज आ गया होगा, तभी तो चार्ज के अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के कारण वो दीवार से चिपक रहा है। इसका मतलब अगर बलून रबर का होने के बावजूद अगर उसको रब करते हैं और वो दीवार से चिपक रहा है, इसका मतलब बलून के पास चार्ज था, बलून रबर का है, बलून इंसुलेटर है, और इंसुलेटर को चार्ज दिया अगर उसने लिया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो कंडक्टर भी चार्ज को एक्सेप्ट करता है, ले लेता है। किसी इंसुलेटर को चार्ज देते हैं तो इंसुलेटर भी चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। देखो, कंडक्टर्स तो वो होते हैं, कंडक्टर्स तो वो होते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर चार्ज एक बार ले लिया तो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन वो वहीं का वहीं फिक्स हो जाएगा, मूव नहीं कर सकता। तो कंडक्टर्स के अंदर तो देखो, यहाँ पे जितना भी चार्ज दिया सब एक सेम नेचर का है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और कंडक्टर इनको अलाउ करेगा कि आप मेरे अंदर कहीं पे भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो। तो ये रिपेल होके क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन इंसुलेटर ने चार्ज ले तो लिया, लेकिन ये यहीं कहीं फिक्स है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज कभी भी फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज जब फ्लो करता है तो ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, और इंसुलेटर तो कभी इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देते हैं। इसका मतलब ये चार्ज ले लेंगे, लेकिन यहीं कहीं फिक्स रहेगा ये। चाहे हम इनसे पूछेंगे कि आप एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, तो ये बोलेंगे हाँ रिपेल कर रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि आप फिर एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहे हो, ये दूर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इंसुलेटर इनको अलाउ नहीं कर रहा है। रिपल्शन अभी भी हो रहा है, लेकिन इंसुलेटर इनको अलाउ नहीं कर पा रहा है। रिपल्शन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन कंडक्टर ने इनको अलाउ किया, तो ये सरफेस पे आ गए। अच्छा ठीक है, सरफेस पे आ गए, क्या अब ये और दूर जा सकते हैं? क्या अभी इनके बीच में रिपल्शन नहीं हो रहा है? रिपल्शन अभी भी हो रहा है, अभी भी एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पास दूर जाने के लिए कौन सा मीडियम है? अगर ये इस कंडक्टर से बाहर निकलता है तो इसको एयर मीडियम मिल जाएगा, और एयर मीडियम तो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में चार्ज कभी फ्लो कर ही नहीं सकता है, तो ये सरफेस पे आके रुक जाएंगे। रिपल्शन तो अभी भी हो रहा है, हालांकि पहले बहुत ज्यादा पास से तो रिपल्शन ज्यादा हो रहा था, अब थोड़ा दूर आ गए तो रिपल्शन कम हो गया, लेकिन फिर भी इस रिपल्शन के बावजूद भी ये कंडक्टर की सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस के बाहर का जो मीडियम है वो है एयर, और एयर में तो कभी चार्ज फ्लो कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, स्टेटमेंट सुन लेना इस प्रॉपर्टी का, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है, लेकिन जब किसी इंसुलेटर को चार्ज देते हैं तो जहां हमने चार्ज दिया है वो वहीं का वहीं स्टक हो जाता है, वहीं का वहीं फिक्स हो जाता है। ये डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर में। इसी तरीके से हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चार्ज बाय फ्रिक्शन। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन। तो अब वक्त आ गया है चार्ज बाय फ्रिक्शन वाले मेथड का एग्जांपल समझने का। मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। अब हमारे पास कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में नॉलेज है, तो हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि अगर हम दो सब्सटेंसेस ए और बी की सरफेस को एक दूसरे के साथ रब करें तो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है। वो हीट जब इनके एटम्स को मिलती है तो इनके एटम्स इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने लगते हैं, मतलब कि उनके एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं, और जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं दूसरा वाला सब्सटेंस उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब कंक्लूजन में मैं ये कह सकता हूं कि जब दो सब्सटेंसेस की सरफेस को एक दूसरे से रब करते हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन ये कैसे पता किया जाए कि कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन नेगेटिवली चार्ज होगा? तो देखो, अब ये समझना इजी है कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं वो तो इजीली दे देता है, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल सकते वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जैसे हमने कल की क्लास में एग्जांपल पढ़ा था ऑक्सीजन और Fe के एटम में, तो Fe के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था,
इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के एटम से। इसका मतलब अगर हम Fe और ऑक्सीजन के एटम को रब करें तो Fe इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऑक्सीजन इजीली नहीं दे सकता है तो फिर वो लेना शुरू कर देता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल को समझें कि बलून है, ये एक्सपेरिमेंट आपने भी किया होगा कि अगर हम बलून को अपने सर से रब करें, ये बलून है, सर से रब करते हैं तो क्या होता है, बलून में चार्ज जनरेट हो जाता है। और कैसे पता चलता है कि बलून में चार्ज जनरेट हुआ है, उसे किसी दीवार पे की सरफेस पे रखते हैं तो वो उसे चिपकने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इसके पास चार्ज था तभी वो चिपक रहा था। इसका मतलब बलून को जब सर के बालों से रब करते हैं तो बलून पे चार्ज जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ वो किस मेथड से हुआ, चार्ज बाय फ्रिक्शन से, क्योंकि जब बलून की सरफेस को हमने अपने बालों से रब किया तो फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बलून पे कौन सा चार्ज आया और ह्यूमन बॉडी पे कौन सा चार्ज आया जब बलून और सर को रब किया, बलून को सर के बालों से रब किया। तो देखो कैसे पता किया जाए कि बलून पे कौन सा चार्ज आएगा। तो पहले ये पता करते हैं कि बलून किस टाइप का सब्सटेंस है और ह्यूमन बॉडी कौन से टाइप का सब्सटेंस है। तो बलून तो एक इंसुलेटर है और ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर होती है, क्योंकि हमें करंट का झटका महसूस होता है, इसका मतलब हमारी बॉडी कंडक्टर होती है, हमारी बॉडी के थ्रू चार्ज पास हो सकता है, लेकिन बलून एक इंसुलेटर है। तो देखो हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाखों करोड़ों, और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। अगर ह्यूमन बॉडी से रब कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी पे तो लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो इजीली डोनेट कर सकता है। तो जब बलून को ह्यूमन बॉडी के सर से रब करते हैं तो सर के बालों में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली बलून के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बलून इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, बलून के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ह्यूमन बॉडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, इसका मतलब बलून पे तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ह्यूमन बॉडी पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब दो सरफेसेस को रब करते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव आता है, कौन सी वाली बॉडी पे पॉजिटिव आएगा, कौन सी वाली बॉडी पे नेगेटिव आएगा, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है चार्ज बाय फ्रिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, चार्ज बाय कंडक्शन। सेकेंड है देखो कंडक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अगर हमें कोई वाटर टैंक है, खाली है, इसमें पानी भरना है तो कैसे भर सकते हैं। इसमें पानी भरने के लिए हम ये कैसे कर सकते हैं कि एक ऑलरेडी पानी से भरा हुआ कोई टैंक है उसको पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। पाइप से कनेक्ट करेंगे तो पानी इस पे भी फ्लो करने लगेगा, तो ये भी कुछ देर बाद भर जाएगा। इस तरीके से अगर हमें किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी कोई चार्ज बॉडी है उसको लाके उसको कनेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल बॉडी से, जिससे वो चार्ज बॉडी अपना चार्ज न्यूट्रल बॉडी के अंदर डालने लग जाएगी। तो देखो किस तरीके से होगा। जैसे एक न्यूट्रल बॉडी है, इसे हमें चार्ज करना है तो हम ऑलरेडी चार्ज बॉडी जिसके पास ऑलरेडी चार्ज मौजूद है इससे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने से क्या होगा, चार्ज फ्लो करके इस न्यूट्रल बॉडी में जाने लगेगा। कितना जाएगा, क्या पूरा का पूरा चला जाएगा या आधा जाएगा, ये कैसे पता करें। तो देखो जब भी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना चार्ज जाएगा तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, दो कंटेनर ले लेते हैं, एक को पानी से फुल भर लेते हैं, एक को खाली कर देते हैं। अब दोनों को अगर हम पाइप से कनेक्ट करें तो क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा। वाटर कब तक फ्लो करेगा, देखो वाटर या किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। इसीलिए हमारे घरों में जो पानी की टंकी होती है छत पे होती है ताकि वो लिक्विड नीचे इजीली आ जाए। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। अब यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो बहुत हाई है, और यहाँ पे अगर मान लो थोड़ा सा भी पानी है या नहीं भी है तो वाटर का लेवल बहुत लो है। तो ये लिक्विड फ्लो करेगा तब तक जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो इसका मतलब
अगर दोनों कंटेनर का साइज इक्वल है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें से हाफ अमाउंट, आधा जो पानी है वो इस कंटेनर में चला जाएगा। लेकिन सपोज करो हमारे पास दो कंटेनर अलग अलग साइज के हैं, इस तरीके से एक को पानी से फुल भर रखा है और एक को खाली छोड़ रखा है। अब दोनों को कनेक्ट करें किसी पाइप से, तो देखो ऐसा कहना गलत होगा कि इस कंटेनर में से आधे अमाउंट का पानी इसमें चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंटेनर की कैपेसिटी इस कंटेनर की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा है। तो अगर आधा पानी इसमें जाएगा तो इसकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। सपोज करो इसकी कैपेसिटी 100 लीटर और इसकी कैपेसिटी 10 लीटर, तो अगर 50 लीटर की इसकी कैपेसिटी नहीं है तो 50 लीटर कैसे दे देगा? और अगर इसने 50 लीटर दे दिया, इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये पानी को बाहर फेंकने लग जाएगा। लेकिन आपको पता है कि पानी बाहर तो फेंका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड तब तक ही फ्लो करता है जब तक कि इक्वल नहीं हो जाए लेवल। लिक्विड फ्लो करता है क्यों? क्योंकि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है जब लेवल में डिफरेंस होता है। मतलब कि लिक्विड हमेशा फ्लो करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, केवल तब तक जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाए। जब लेवल इक्वल हो जाता है तो ना तो कोई हायर लेवल ना कोई लोअर लेवल, तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विड फ्लो तो करेगा, लेकिन तब तक करेगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। जब लेवल इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड फ्लो करना बंद कर देगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम दो कंटेनर को कनेक्ट करें तो वो अपना आधा अमाउंट का लिक्विड उसको दे दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो लिक्विड तब तक फ्लो करेगा, ये कंटेनर तब तक अपना लिक्विड इसको देगा जब तक दोनों कंटेनर के लिक्विड का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। हाँ, अगर दोनों कंटेनर का साइज इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल अमाउंट का जो लिक्विड है वो दूसरे वाले कंटेनर में जाएगा, दोनों में इक्वल अमाउंट का लिक्विड आ जाएगा। इसी तरीके से दो कंडक्टर को जब हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है और तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यहाँ पे बात हो रही थी लेवल की। लिक्विड फ्लो करता है हायर लेवल से लोअर लेवल तब तक जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाए। और चार्ज में यही प्रॉपर्टी को इस तरीके से बोला जाता है कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। जो टर्म यहाँ पे लेवल के थ्रू में इंडिकेट कर रहा हूं वही यहाँ पे पोटेंशियल के थ्रू इंडिकेट करूंगा। मतलब जो काम यहाँ पे लेवल कर रहा है वो यहाँ पे पोटेंशियल कर रहा है। पोटेंशियल का मतलब ही एक तरीके से लेवल होता है। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तब आपको इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज दी जाएगी। तो अभी आपको ये पता करना है, जानना है कि अगर दोनों कंडक्टर्स का साइज इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज उसको दे देगा। लेकिन अगर दोनों का साइज इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये चार्ज देगा तो सही, लेकिन तब तक देगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। पोटेंशियल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा पोटेंशियल क्या होता है। वरना आपने 10th क्लास में कुछ नॉलेज तो लेके आए हो 10th क्लास से, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो चीजें पोटेंशियल के बारे में काफी सारी चीजें जाननी है अभी आपको, तो जब वक्त आएगा तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज बाय कंडक्शन की एक खास बात है कि चार्ज बाय कंडक्शन से हम केवल उन्हीं बॉडी को चार्ज कर सकते हैं जो कंडक्टर्स हैं। क्योंकि अगर ये इंसुलेटेड होता तो इसके पास चार्ज है तो सही, लेकिन वो तो फिक्स होता, वो कभी फ्लो करके दूसरी बॉडी में जा ही नहीं पाता। इसका मतलब कंडक्शन मेथड से हम केवल कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो होना पॉसिबल है। और ये जो वायर लिए ये भी कंडक्टिंग वायर है। तो चार्ज बाय कंडक्शन की एक लिमिटेशन है कि चार्ज बाय कंडक्शन से हम केवल कंडक्टर सब्सटेंसेस को ही चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज बाय फ्रिक्शन से हम इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते थे, कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते थे। तो ये था चार्ज बाय कंडक्शन। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो चार्ज बाय इंडक्शन होता क्या है? देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हम बलून को सर के बालों से रब करते हैं,
तो बलून पे चार्ज आ जाता है। अब आप ये भी बता सकते हो कि बलून पे कौन सा चार्ज आएगा, बलून पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब उस बलून को अगर हम किसी दीवार की सरफेस पे रखते हैं तो वो दीवार से चिपकने लगता है। बलून पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और वो दीवार की सरफेस पे रखने पर दीवार से अट्रैक्ट हो रहा है, तो दीवार पे कौन सा चार्ज होना चाहिए भाई, अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है। बलून पे नेगेटिव चार्ज है, उसको दीवार की सरफेस पे रखने पर अगर वो उससे चिपक रहा है तो इसका मतलब दीवार की सरफेस के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। लेकिन फैक्ट तो ये है कि दीवार की सरफेस न्यूट्रल होती है, दीवार पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन फिर भी बलून से चिपक रहा है। तो उसका रीजन क्या है भाई, अट्रैक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में होना चाहिए, बलून नेगेटिव चार्ज है ठीक है, लेकिन दीवार तो न्यूट्रल है ना, तो नेगेटिव और न्यूट्रल के बीच में भी कोई अट्रैक्शन होता है क्या, तो वो समझेंगे हम चार्ज बाय इंडक्शन के प्रोसेस में कि क्यों बलून दीवार से अट्रैक्ट होता है जबकि दीवार तो न्यूट्रल है उसके बावजूद भी। तो देखो चार्ज बाय इंडक्शन में क्या होता है, अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम क्या करते हैं, एक पहले से चार्ज की हुई बॉडी को हम ले आते हैं, इसके कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, ना इसको टच कराते हैं, ना दोनों के बीच में कोई वायर कनेक्ट करते हैं, बस इसके पास में रखते हैं, टच नहीं कराना है, केवल उसके पास में रखना है। तो पास में रखने से क्या होगा, देखो जैसे हमने एक बॉडी है इसको स्टैंड पे रख दिया ए और एक बॉडी है बी, अब मुझे बी को चार्ज करना है तो ए पहले से चार्ज की हुई बॉडी ए को मैं ले आया इस तरीके से। तो देखो होगा क्या, बी अभी न्यूट्रल है, बी के पास कोई चार्ज नहीं है, बी के पास चार्ज तो है लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। देखो अभी अगर हम इनको दूर रख रहे हैं, सेपरेटेड है, तो इसके पास प्लस भी है माइनस भी है इस तरीके से, लेकिन जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसके कारण ये ओवरऑल न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल चार्ज नहीं है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि अगर ये न्यूट्रल है इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास कोई भी चार्ज ही नहीं है, इसके पास चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अब अगर मैं, अभी तो दोनों सेपरेटेड है, दोनों के बीच में एक दीवार है, लेकिन अगर मैं अब इनके सेपरेशन को हटा देता हूं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और अब होगा क्या, देखो इसके पॉजिटिव चार्ज से इस न्यूट्रल बॉडी में जितना भी नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा। तो होगा क्या, जितना भी नेगेटिव है सारा का सारा इस सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव दूर चला जाएगा इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, अगर हमें इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है तो हम पॉजिटिव को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव सारा का सारा चार्ज नीचे चला जाएगा और बी के पास ओवरऑल केवल और केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा इस तरीके से। तो हम बी थोड़ी देर पहले जो न्यूट्रल था उसे इंडक्शन मेथड से चार्ज बना सकते हैं, और ये एक ऐसी प्रोसेस है चार्ज करने की जिसमें हमें दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाने की भी जरूरत नहीं है, बिना दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाए भी हम इसको चार्ज इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि अगर मुझे बी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो मुझे इसके बगल में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखना पड़ेगा, और अगर मुझे बी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना होता तो मैं इसके बगल में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रखता। प्रोसेस फिर से समझ लो, देखो क्या हुआ, हमने ऑलरेडी चार्ज बॉडी के को एक न्यूट्रल बॉडी के पास में रख दिया जिसको हमें चार्ज जिसके अंदर जनरेट करना है, और जैसे हमने इसको पास रखा तो क्या हुआ, इसके पॉजिटिव चार्ज से इस बी बॉडी के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो अट्रैक्ट हो रहा था, और इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज वो रिपेल हो रहा था। तो नेगेटिव चार्ज पूरा शिफ्ट होके तो इसके पास नहीं आ सकता क्योंकि बीच में एयर है, लेकिन हाँ ये कंडक्टर के अंदर ही अपना अरेंजमेंट इस तरीके का बना लेता है कि जितना हो सके वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में चला जाता है, और प्लस इससे जितना हो सके दूर चला जाता है। और प्लस को अगर हम नीचे ग्राउंडेड कर दें तो इसके पास केवल और केवल नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्ज्ड बॉडी बन जाएगी। अब एक और खास बात ये है कि इंडक्शन मेथड से भी केवल ऐसी बॉडी को ही चार्ज किया जा सकता है जो कंडक्टर्स हैं,
देखो यहाँ पे चार्ज शिफ्ट हुआ, नेगेटिव उठ के इधर आया, पॉजिटिव उठ के उधर गया। तो ऐसा तो केवल कंडक्टर्स में ही पॉसिबल है, कंडक्टर्स के अंदर ही चार्ज फ्लो कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। अगर ये इंसुलेटर होता तो चार्ज वहीं का वहीं फिक्स रहता, आ या जा नहीं सकता था। तो देखो इस तरीके से इसमें चार्ज जनरेट हो गया। तो यही रीजन है कि बलून को सर से रब करके दीवार के पास ले जाने पर वो दीवार से चिपक जाता है। देखो किस तरीके से होता है, बलून को जब हमने सर से रब किया तो बलून पे कौन सा चार्ज आ गया, बलून पे आ गया नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, और दीवार जो है वो तो न्यूट्रल है, मतलब इसके पास ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, उसके पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। लेकिन जैसे हम इसको दीवार के पास ले जाते हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होके दीवार की सरफेस पे आ जाता है, और नेगेटिव जितना हो सके दूर चला जाता है। और फिर बलून के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से प्लस और माइनस अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये रीजन है, बलून को जब सर से रब करके दीवार के पास ले जाते हैं तो वो दीवार से अट्रैक्ट होता है। इसका रीजन क्या है, इंडक्शन, क्योंकि दीवार पहले न्यूट्रल थी, इंडक्शन के कारण उस न्यूट्रल दीवार का जो अपोजिट चार्ज था, मतलब पॉजिटिव चार्ज था, वो शिफ्ट हुआ लेफ्ट हैंड साइड में और नेगेटिव शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड में। और उसके बाद अगर हम इसको बलून को दीवार से कांटेक्ट में लाते हैं, टच कराते हैं, तो होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होने लगता है, जिससे वो दीवार पे चिपक जाता है। ये रीजन है। इसी तरीके से अगर हम बलून को किसी वुडन सरफेस पे टच कराएंगे सर से रब करके तो वो नहीं चिपकेगा। उसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर वो वुडन सरफेस है, मान लो ये सरफेस दीवार की नहीं वुडन की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास चार्ज तो है लेकिन वो फ्लो करके आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे प्लस जितना भी है इस वुडन सरफेस का वो अट्रैक्ट तो हो रहा है माइनस से, लेकिन वो उठ के नहीं आ सकता क्योंकि इंसुलेटर उसे अलाउ नहीं करेगा। तो बलून को जब हम दीवार पे लगाएंगे तो चिपकेगा, जब हम उसको सर से रब करके और दीवार पे लगाएंगे तो चिपकेगा। लेकिन उसी बलून को अगर हम चाहे वुडन सरफेस पे चिपकाने की तो वो नहीं चिपक पाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है। तो देखो आपको अभी क्या समझ में आया कि इंडक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो कंडक्टर्स में तो एप्लीकेबल होती है लेकिन इंसुलेटर्स में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज शिफ्ट कभी नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये भी है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम बिछा दें और स्केल को अपने सर से रब करके उनके पास ले जाएं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े स्केल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ध्यान देना एक बात कि इसके पीछे क्या रीजन है। स्केल को हमने सर से रब किया तो जैसे बलून पे नेगेटिव चार्ज आया था वैसे स्केल पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसके पीछे इंडक्शन भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंडक्शन तो केवल कंडक्टर बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। कागज के टुकड़े तो इंसुलेटर हैं लेकिन फिर भी वो उससे चिपक रहे हैं। तो देखो उसका भी रीजन है, फिजिक्स के अंदर हर एक चीज का रीजन है और उसका भी एक प्रॉपर रीजन है कि क्यों कागज के टुकड़े तो न्यूट्रल होते हैं, सॉरी कागज के टुकड़े तो इंसुलेटर होते हैं, तो फिर वो क्यों चिपक रहे हैं स्केल से। कागज के टुकड़े पहले तो न्यूट्रल हैं, जैसे दीवार न्यूट्रल होती थी, लेकिन बलून दीवार से चिपक जाता था। क्यों, क्योंकि इंडक्शन के प्रोसेस के कारण दीवार क्योंकि कंडक्टर होती है और इंडक्शन के कारण वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन कागज के टुकड़े तो कंडक्टर है नहीं लेकिन फिर भी चिपकते हैं। तो देखो उसका रीजन है डाइइलेक्ट्रिक, जो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 3 आपका यही है डाइइलेक्ट्रिक। तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को बिछाकर टेबल पे और स्केल को सर से रब करके उसके पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। उसका रीजन इंडक्शन नहीं है, क्योंकि इंडक्शन तो केवल कंडक्टर बॉडीज पे ही एप्लीकेबल होता है, कागज के टुकड़े कंडक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी कागज के टुकड़े उससे चिपक रहे हैं। उसका रीजन है डाइइलेक्ट्रिक। और ऐसा हो सकता है कभी कभी कि बलून वुडन सरफेस से चिपकने लग जाए। कब, जब वो बलून बहुत ज्यादा हल्का हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, इतना ज्यादा भारी नहीं हो। तो उसका रीजन ये होगा डाइइलेक्ट्रिक। क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक वो पढ़ेंगे हम जब वक्त आएगा। आज के लिए बस इतना ही था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी हमने और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ी, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। तो इनको आप बुक में पढ़ना और अपने लैंग्वेज में इनको लिखने की कोशिश करना, डायग्राम बनाना। बस आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम। थैंक यू।